आज हम लोग oogenesis के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूजी पीजी दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्पर्मेटोजेनेसिस हम पहले ही देख चुके हैं, उसका प्रोसेस। आज oogenesis देखते हैं। डिफरेंस ऑफ oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस भी हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो oogenesis का पहला स्टेप है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में थे 3 स्टेप है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज इनिशियल स्टेज में होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के, बहुत इनिशियल स्टेज में, और वहीं पर वो माइटोसिस खत्म हो जाता है। और बिफोर बर्थ ही प्राइमरी oocyte, जो कि oogoनियम के बाद बनता है, जर्मिनल एपिथेलियम से oogoनियम, oogoनियम से प्राइमरी oocyte। बिफोर बर्थ यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्राइमरी oocyte की स्टेज आ जाती है, और उसके बाद वो आफ्टर प्यूबर्टी टिल मेच्योरेशन वो कंप्लीट होती है। वो हम प्रोसेस को आगे देख लेते हैं। दिस वाज जस्ट ये एक फ्लो चार्ट था oogenesis का। जैसा हमने पहले भी देखा था डिफरेंस वाले वीडियो में कि oogenesis का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपैरिजन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पहला। दूसरा था कि इसमें अनइक्वल साइज की हेप्लॉइड सेल्स मिलती हैं, जिसमें कि एक ही फंक्शनल रहती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फीचर है oogenesis का, वो है फूड रिजर्व। एग के साइटोप्लाज्म ही प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो फूड रिजर्व oogenesis में इसीलिए ग्रोथ फेज बहुत लंबा होता है, क्योंकि फूड रिजर्व सारा उसी टाइम पर बन जाता है। 3 फेज जैसे पहले भी आपको बताया था, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज सिमिलर है बिल्कुल जस्ट स्पर्मेटोजेनेसिस के। oogonia इवेंचुअली क्या बनाते हैं, एग्स बनाते हैं, और माइटोटिक डिवीजन होता है, और उसके बाद वो ग्रोथ पीरियड में एंटर कर जाते हैं। लेकिन ग्रोथ पीरियड ज्यादा लंबा होता है। पीछे भी मैंने बताया था, ग्रोथ पीरियड जो है ये काफी लंबा होता है, और ग्रोथ के साथ साथ में ही डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज जो है सिर्फ सिंपल माइटोटिक डिवीजन है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू होता है और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये कि जितनी सेल्स एक बार बन गई, माइटोटिकली डिवाइड हो गई, प्रिजम्पटिव oocytes स्पेसिफाई हो गया जिनको वो रोल, असाइन हो गया जिनको वो रोल, उसके बाद फर्दर मल्टीप्लिकेशन उसमें नहीं होगा। थ्रू आउट लाइफ वही जो सेल्स एक बार असाइन हो गई हैं उनसे ही सप्लाई होगी मेच्योर एग की। स्पर्मेटोजेनेसिस केस में वो थ्रू आउट लाइफ चलता है मल्टीप्लिकेशन फेज, लेकिन oogenesis के केस में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एम्ब्रियो में थाउजेंड्स ऑफ oogonia डिवाइड करते हैं, और सेकंड से लेकर 7th मंथ तक जनरेशन के 7 मिलियन जर्म सेल्स लगभग बन जाती हैं। कब तक? सेकेंड मंथ से लेकर 7 मंथ जेस्टेशन पीरियड के, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सेकंड से लेकर 7th मंथ तक है, तभी तक राउंड अबाउट रफली 7 मिलियन जर्म सेल्स बन जाती हैं। लेकिन 7 मंथ के बाद उसमें डिक्लाइन होता है, जर्म सेल्स का नंबर ड्रॉप हो जाता है। सिर्फ कम सेल्स जाती हैं जो कि प्राइमरी oocyte बनाती हैं, और प्राइमरी oocyte कौन सा फेज में एंटर कर जाता है? फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज में। और उसकी किस स्टेज में रहता है वो? डिप्लोटीन स्टेज में। डिप्लोटीन स्टेज में ही वो प्यूबर्टी तक रहेगा। फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज में ही वो प्यूबर्टी तक रहेगा। और जब एडोलेसेंस होता है, यानी 13-14 की एज होती है, प्यूबर्टी की एज में, तो ये oocytes पीरियोडिकली दोबारा से मियोसिस को रिज्यूम कर लेते हैं। यानी डिप्लोटीन स्टेज में पीछे अरेस्ट हो गया था, अब वो फिर प्यूबर्टी की एज में ये एक एक करके एग्स जो है मेच्योर होंगे। पूरी लाइफ में फीमेल के राउंड अबाउट 400 एग्स मेच्योर होंगे, क्योंकि हर मंथ एक एग मेच्योर होता है। तो 1 ईयर में हो गए 12
एग्स मेच्योर। और टोटल फ्रॉम प्यूबर्टी अप टू मेनोपॉज 13 से लेकर राउंड अबाउट 50 तक, उतने ईयर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 को, तो लगभग 400 एग्स ही मेच्योर होते हैं किसी वुमेन के लाइफ टाइम में। तो मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होगा? प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स माइटोसिस करेंगी, ओगोनिया बनेगा और ये माइटोसिस रुक जाएगा, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही रुक जाएगा और एंटर कर जाएगा प्राइमरी oocyte मियोटिक फेज में, लेकिन रहेगा डिप्लॉयड ही अभी पूरा, क्योंकि मियोटिक कंप्लीट नहीं हुआ है, फर्स्ट प्रोफेज के डिप्लोसीन स्टेज में ही है, तो डिप्लॉयड ही। ये ओवरी की हिस्टोलॉजी है। इसमें आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला और इसके बाद ये फॉलिकल रप्चर हो गया है, यानी ओवा, जो मंथली ओवा रिलीज होता है, ये ओवा रिलीज हो गया है। और ओवा रिलीज होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा एग का, वो कहलाएगा कॉर्पस ल्यूशियम। ये पीछे भी हमने देख चुके थे कि ये oogenesis के स्टेप हैं। पहला प्रोलिफरेटिव या मल्टीप्लिकेशन फेज बिफोर बर्थ ही है, अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है। उसके बाद फिर ग्रोथ फेज एंटर हो जाता है, ओगोनियम प्राइमरी oocyte बनाएगा, मियोसिस से बनाएगा, ये एम्ब्रियो तक की कंडीशन है। और यहाँ पर फर्स्ट मियोसिस में ही वो डेवलपमेंट प्राइमरी oocyte का रुक जाएगा, डिप्लोटीन ऑफ फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज। उसके बाद प्राइमरी oocyte तब अपना फर्दर डिवीजन रिज्यूम करेगा जब प्यूबर्टी होगी, और उस टाइम पर फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा और सेकेंड मियोसिस शुरू होगा। जब सेकेंड मियोसिस शुरू हो जाएगा, फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, एक सेकेंडरी oocyte मिलेगा और एक फर्स्ट पोलर बॉडी मिलेगी। सेकेंडरी oocyte अगर फर्टिलाइज होगा तो कंप्लीट होगा, अदरवाइज डिस्चार्ज हो जाएगा ये सेकेंडरी oocyte की स्टेज में ही मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ, क्योंकि इसका डिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो दो ही सेल्स मिलेंगी। लेकिन हाँ, अगर स्पर्म पेनिट्रेट कर देता है ओवम को, तो फिर ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, एक मेच्योर ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी। लेकिन ये वाला स्टेप कब होगा? जब स्पर्म पेनिट्रेट करेगा ओवम को, तब। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो इसी फॉर्म में, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही डिस्चार्ज हो जाएगा। ये वाला स्टेप अकर होएगा नहीं। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट फेज है oogenesis का, क्योंकि एग को सप्लाई करना है सारा नरिशमेंट डेवलपिंग एम्ब्रियो के केस में। ओविपेरस एनिमल्स में, विविपेरस में मदर से कनेक्शन रहता है थ्रू प्लासेंटा, तो मदर से सप्लाई होता है नरिशमेंट। लेकिन जिन एनिमल्स में डेवलपमेंट एग के अंदर होता है, उसमें सारा नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? एग ही प्रोवाइड करता है। तो ग्रोथ फेज दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्री वाइटेलोजेनेसिस एंड वाइटेलोजेनेसिस। प्री वाइटेलोजेनेसिस के अंदर जो चेंजेस हैं वो न्यूक्लियर सब्सटेंस में ग्रोथ होगी, न्यूक्लियोलस में होगी और साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस में होगी। और वाइटोजेनेसिस में क्या होगा? योग बनेगा। ये जैसा पीछे देखा, ग्रोथ फेज इस तरह से प्री वाइटोजेनेसिस और वाइटोजेनेसिस में डिवाइडेड है। वाइटेलोजेनेसिस में बनेगा योग प्लेटलेट्स। अब हम प्री वाइटोजेनेसिस के 1 by 1 स्टेप्स देखते हैं। पहला था ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंस। जब oocyte एंटर कर जाएगा प्रोफेज मियोटिक डिवीजन के साथ ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। और इसमें सबसे पहला स्टेप जो होगा, न्यूक्लियर सैप प्रोड्यूस होगा लार्ज अमाउंट में। और जब न्यूक्लियर सैप प्रोड्यूस होगा तो साइज बढ़ जाएगा, और इसलिए उसको अब हम न्यूक्लियस को क्या कहेंगे? जर्मिनल वेसिकल कहेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत बढ़ जाएगा। क्रोमोसोम्स की लेंथ में बहुत इंक्रीज होगा। उसके बाद उसमें बहुत सारे लूप्स दिखाई देंगे, ट्रांसवर्स लूप्स क्रोमोसोम्स में,
वो शो करेंगे क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कहलाते हैं लैम्ब्रश क्रोमोसोम, जिसमें एक सेंट्रल क्रोमोसोम रहता है और बहुत सारे लूप साइड में निकलते हैं इस तरह से। उसको हम क्या कहते हैं? लैम्ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। और वो कुछ एनिमल्स में पाया जाता है, स्पेशली एम्फीबिया के केस में, क्योंकि उनका एग बहुत लार्ज होता है। और ये जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम है ये अपीयरेंस क्यों आती है? क्योंकि एमआरएनए मॉलिक्यूल्स लार्ज अमाउंट में ट्रांसक्राइब करते हैं, डीएनए से एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेकिन ये एमआरएनए यूटिलाइज नहीं होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये स्टोर हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर ही। और स्टोर कैसे होते हैं? जब आप कोई चीज अपनी आप एग्जाम में फाइल प्रिपेयर करते हैं तो एग्जाम से काफी पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप उसे क्या करते हैं? आप उसे रैप करके अच्छे से तब रखते हैं जिससे कि वो खराब ना हो। तो इसी तरीके से ये एमआरएनए जो है अपने चारों तरफ प्रोटीन्स रैप कर लेते हैं, अपने आप को प्रोटीन से चारों तरफ छुपा लेते हैं। और इन बॉडीज को हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मोसोम्स। और ये किस समय काम आते हैं? जब क्लीवेज हो रहा होता है उस समय ये क्यों काम आते हैं? क्योंकि उस समय डीएनए के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ट्रांसक्रिप्शन कर सके। उस समय डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करने में बिजी रहता है, क्योंकि उसको हर सेल में डीएनए चाहिए। अब डीएनए को अपने आप से ही रेप्लिकेट करना है, तो वो ट्रांसक्राइब करे या रेप्लिकेट करे, एक ही काम कर सकता है उस टाइम पर, क्योंकि क्लीवेज जो है बहुत रैपिड है। तो उस टाइम पर ये इन्फॉर्मोसोम्स तब ये यूटिलाइज होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस समय सेल्स डिवाइड करती हैं, क्लीवेज में जब डिवीजन हो रहा होता है तो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन प्रोटीन से होता है। और प्रोटीन किससे बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं जब एमआरएनए मैसेज बाहर लाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, तब प्रोटीन बनते हैं। यानी एमआरएनए की रिक्वायरमेंट उस टाइम पर बहुत होगी, लेकिन डीएनए उस समय एमआरएनए के किसी भी तरह का आरएनए बनाने में बिजी नहीं होगा, वो अपने आप को ही डुप्लीकेट करने में बिजी होगा। तो ये इन्फॉर्मोसोम्स उस समय क्लीवेज के टाइम पर इस्तेमाल होते हैं। ये अभी आपने लैम्ब्रश क्रोमोसोम के बारे में पीछे मैंने बताया, ये एम्फीबियन oocyte का लैम्ब्रश क्रोमोसोम है। इसमें ये सेंट्रल एक्सिस है यानी क्रोमोसोम है, और ये जो हम देख रहे हैं साइड में लूप्स, ये क्या है? ये ट्रांसक्राइब्ड आरएनए है, यानी डीएनए ने आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन कर दिया है, और ये हमको लूप्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इसलिए इसे लैम्ब्रश क्रोमोसोम कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रशेस होते हैं, बॉटल ब्रश या लैम्प क्लीन करने के ब्रश, उनकी तरह से इनकी अपीयरेंस होती है। नेक्स्ट, अभी हमने चेंज न्यूक्लियस में देखा, अब चेंज न्यूक्लियोलस में देखेंगे। न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है? आरएनए को सिंथेसाइज करना। तो क्योंकि न्यूक्लियस साइज में बढ़ गया है, इसलिए न्यूक्लियोलस का साइज भी बहुत बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि प्रोटीन्स बहुत रिक्वायर्ड हैं। प्रोटीन्स किस लिए रिक्वायर्ड हैं? राइबोसोम बनाने के लिए। राइबोसोम हम सभी जानते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन राइबोसोम का क्या होता है? प्रोटीन्स एंड आरआरएनए। और ये आरआरएनए कौन बना रहा है? प्रोटीन कौन बना रहा है? न्यूक्लियोलस बना रहा है। तो इसलिए न्यूक्लियोलस का साइज बहुत बढ़ जाता है। और कई बार कुछ एनिमल्स में ये लार्ज साइज न्यूक्लियाई छोटे छोटे न्यूक्लियोलाई में टूट जाता है, और ये अपने आप को न्यूक्लियस की पेरिफेरी के ऊपर अरेंज कर लेते हैं। पेरिफेरी न्यूक्लियस के बाहर की तरफ अरेंज कर लेते हैं। ये जो मल्टीपल न्यूक्लियोलाई है वो। उसके बाद ये शॉर्ट नोट बहुत आता है, जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन क्या है? या इसको रिडंडेंसी भी कहा जाता है। जीन एम्प्लीफिकेशन है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी, जो क्रोमोसोमल जीन्स की बहुत बढ़ जाती है ग्रोथ के फेज में, वो जीन एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। जैसा भी आपने पीछे देखा कि एक क्या दिखाई दिया आपको? लैम्ब्रश क्रोमोसोम, क्योंकि बहुत सारी जीन्स ने किस में ट्रांसक्राइब कर लिया? एमआरएनए में ट्रांसक्राइब कर लिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? जीन एम्प्लीफिकेशन। और हर एमआरएनए जो है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटीन को ट्रांसलेट करेगा, और हर राइबोसोम जो है कई बार इस्तेमाल की जाएगी प्रोटीन
सिंथेसिस के लिए। तो ये सब किस में आता है? ये सब आता है जीन एम्प्लीफिकेशन में। जीन मल्टीपल टाइम्स किसे सिंथेसाइज करेगी, ट्रांसक्राइब करेगी? एमआरएनए को। और बहुत सारे एमआरएनए क्या करेंगे? प्रोटीन, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेंगे। और हर राइबोसोम इस्तेमाल होगा कई बार प्रोटीन बनाने के लिए। इसको हम कहेंगे जीन एम्प्लीफिकेशन। फिर हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। इनिशियल जो यंग oocyte होता है उसमें साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स बहुत ज्यादा नहीं होते एज कंपेयर टू मेच्योर एग। इनिशियल यंग oocyte में और मेच्योर oocyte में बहुत चेंज आता है साइटोप्लाज्म के अंदर। उसकी क्वालिटी में भी बहुत चेंज आएगा और उसकी क्वांटिटी में भी बहुत चेंज आएगा। चेंज पहला होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यंग oocyte में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं, लेकिन जैसे ग्रोथ पीरियड बढ़ता है वैसे माइटोकॉन्ड्रिया अपने नंबर में बहुत इंक्रीज हो जाते हैं और एम्फीबिया और बर्ड के केस में माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स बन जाते हैं। तो हमने अभी देखा कि यंग oocyte में कम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं, मेच्योर oocyte में साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स बढ़ जाते हैं, क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली। पहला चेंज माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, यंग oocyte में माइटोकॉन्ड्रिया कम रहेंगे और जैसे ग्रोथ पीरियड आएगा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बढ़ जाएंगे और अपने आप को कैसे अरेंज कर लेंगे? इन द फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स। नेक्स्ट चेंज आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये हम सारे चेंज किस में पढ़ रहे हैं? ग्रोथ फेज के, प्री वाइटेलोजेनेसिस के, फिर सब हेडिंग चेंज इन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स उसमें पढ़ रहे हैं। पहला चेंज इन न्यूक्लियोलस देखा, फिर चेंज इन पहला चेंज न्यूक्लियस में देखा, फिर चेंज इन न्यूक्लियोलस में देखा, फिर जीन एम्प्लीफिकेशन देखा और जब न्यूक्लियस में चेंज देखा तो हमने देखा था इन्फॉर्मोसोम्स यानी रैप्ड एमआरएनए। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स बने वो देखा। अब देख रहे हैं हम चेंज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यंग oocyte में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है छोटी वेसिकल्स के रूप में है, लेकिन जैसे जैसे oocyte बढ़ेगा, ग्रोथ होगी उसकी, वो एन्यूलेटेड लैमेली के फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेंगे, एक के ऊपर एक, इन द फॉर्म ऑफ, जैसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम देखते हैं, स्टैक्स या फ्लैटेंड स्टैक्स एक के ऊपर एक अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि एक के ऊपर एक प्लेट रख लेते हैं आप, कप के नीचे जो प्लेट लगाते हैं वो एक के ऊपर एक रख लेते थे ना, उसको हम कहते हैं स्टैक्स। तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप को किस तरह से कर लेता है अरेंज? स्टैक्स ऑफ सिस्टर्ने या फ्लैटेंड स्टैक्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये साइड क्या काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? ये स्टोर करता है आरएनए को, क्योंकि आरएनए जब न्यूक्लियस से बाहर आएगा तो अपने आप को कहीं तो अरेंज करेगा ना, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम जानते हैं इन कंटिन्यूएशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये स्टोरेज साइट है किसकी? आरएनए की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए उसका नंबर जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज देखा, एंडोप्लाज्मिक में देखा, अब हम देखेंगे चेंज इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जिस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस में गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने क्या बनाया था? एक्रोसोम। यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या बनाएंगे? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बनाते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। हम आगे फर्टिलाइजेशन वाले चैप्टर में इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। यंग oocyte में गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलता है? अराउंड सेंट्रोसोम। और मेच्योर oocyte में बहुत वेल डेवलप हो जाता है और लार्ज स्फेरिकल मास बना लेता है। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नॉर्मल फंक्शन है 3S, वो तो हम जानते हैं, सिंथेसिस, सिक्रीशन एंड स्टोरेज। उसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपने नॉर्मल फंक्शंस तो करता ही करता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को भी बनाता है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या हैं? स्फेरिकल बॉडीज हैं और इन्हें कॉर्टिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एग के कॉर्टिकल एरिया में, ये अगर एग है तो इसके कॉर्टिकल आउटर मार्जिनल एरिया में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। और क्या काम है इनका? जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनका काम है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर
फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाना। ये बर्स्ट हो जाते हैं उस समय और एग के चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन बना लेते हैं जिसे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। तो अभी तक की इवेंट्स oogenesis के क्या हो गए? पहला की इवेंट हो गया प्राइमरी oocyte एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही बन जाता है और ये फर्स्ट प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है इसका ग्रोथ, और साथ में ग्रोथ भी हो गई है, इसके मियोटिक डिवीजन भी हुआ और ग्रोथ भी हुई। और फिर ये अरेस्ट होने के बाद कब रिज्यूम होती है? एडोलेसेंस यानी प्यूबर्टी के टाइम पर। तब तक वो प्रोफेज स्टेज में ही रहता है। राइट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक कंडीशन अप टू 13 इयर्स ऑफ एज किस स्टेज में रहता है? प्रोफेज स्टेज में ही रहता है। एडोलेसेंस के टाइम पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। जब मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो एक सेकेंडरी oocyte मिलेगी और एक पोलर बॉडी मिलेगी। ये सेकेंडरी oocyte फिर मियोटिक डिवीजन एंटर कर जाएगा, लेकिन वो फिर अरेस्ट हो जाएगा। अब की बार किस स्टेज पर अरेस्ट होगा? सेकेंड मेटाफेज स्टेज पर। अगर फर्टिलाइज हो जाता है ओवम तो फिर मियोसिस 2 कंटिन्यू होगा। अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो ओव्यूलेशन के टाइम पर ये सेकेंडरी oocyte सेकेंड मेटाफेज 2 स्टेज में ही मिलेगा। फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म टच करता है तभी ट्रिगर होता है ये फर्दर अपना मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए। अभी हमने इस वाले वीडियो में हमने सिर्फ oogenesis का आधा ही चैप्टर पढ़ा है। वाइटेलोजेनेसिस और मैच्योरेशन फेज, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।